हेलो एंड वेलकम टू फ्रैंकली स्पीकिंग। आज हमारे साथ अनुराग ठाकुर जी हैं। ये सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं, स्पोर्ट्स मंत्री भी हैं और उत्तर प्रदेश के को इंचार्ज। इस वक्त कौन सा रंग ज्यादा चढ़ा हुआ है आप पे अनुराग ठाकुर जी? खेलकूद का या आईएनबी का, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का, या सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव दिमाग में है और बाकी कुछ भी नहीं? मल्टीटास्किंग करना एक आदत हो गई है आजकल के जीवन में। जहां जिम्मेदारी मोदी जी ने सरकार में दी है उसको भी निभाना है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने जो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को 5 वर्ष पहले दी थी उसको लेकर हम जनता के पास बीच में गए हैं। हमने कहा था गुंडा राज, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, किया है। माफिया राज से मुक्ति दिलाई है, जमीनों के कब्जे वापस लिए हैं, गरीबों को पक्के मकान वापस बनाकर दिए, विश्वविद्यालय बनाकर दिए और विकास कार्यों को तेजी दी है। महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और अधिकार देने का काम किया है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता के पास फिर एक बार हाथ जोड़कर जा रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार जिसने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया, देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया और माफियाओं से मुक्ति दिलाया है, उसमें एक बार फिर भाजपा सरकार बनाने का अवसर दें। मैं पूछना चाहती हूं कि विकास की चर्चा है कहां? विकास पर तो कोई बातचीत है ही नहीं इस पूरे चुनाव में। बातचीत होती है तो गुंडागर्दी की होती है, बातचीत होती है तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी जो हैं वो कहते हैं गर्मी निकाल दूंगा, शिमला बना दूंगा। इस तरह की बातचीत में आम आदमी के मुद्दों की बात है कहां? बेरोजगारी की बात है कहां? महंगाई की बात है कहां? ये भी तो एक सवाल है जो लोग पूछते हैं। 45 मिनट के भाषण में योगी जी के आपको 45 सेकंड का वो अपना मसाला दिखाने को मिलता है, लेकिन बाकी 44 मिनट शायद दिखाना चाहते नहीं। वो बाकी के भाषण में वही भरा होता है कि 43 लाख पक्के मकान गरीबों को बनाकर दिए, 1.5 करोड़ बिजली के कनेक्शन देके हर घर को बिजली दी, मुफ्त में कनेक्शन दिए, 1 करोड़ 86 लाख बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दिया, धुआं मुक्त करने का काम किया, 30,000 पंचायतों के हर गांव को नल से स्वच्छ जल देने का काम किया और अगले 2 वर्षों में इस काम को उत्तर प्रदेश के हर घर तक पूरा कर लेंगे। हर व्यक्ति का बैंक खाता खोला और साथ साथ में गरीब लोगों को 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में दिया है। और आपदा के समय 27 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में मुफ्त में टीकाकरण किया, तो 15 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार मुफ्त में राशन देने का काम किया। ये किसी चैनल पे आप सुनोगे नहीं, कोई दिखाएगा नहीं, क्योंकि दे दिया है जी। आप लोग गर्मी निकालने की बात दिखाओगे, लेकिन गर्मी निकालने की बात किन की? जो उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को दुख में रखते थे, उनकी जमीन हड़प लेते थे, महिलाओं के प्रति अपराध करते थे, ऐसे गुंडों को या जेल में डाला है, उत्तर प्रदेश से पलायन करने पर मजबूर किया है। जो उत्तर प्रदेश में भय और आतंक फैलाते थे, आज वो भय में जीते हैं। ये फर्क है। इसीलिए आज भी मुझे लगा था कि आप शायद मेरे लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 की बात करेंगे कि मैं इस चुनाव में क्या वायदे लेकर जा रहा हूं जनता के बीच में, योगी जी क्या कहने वाले, मोदी जी क्या कह रहे हैं और डबल इंजन की सरकार अगले 5 वर्षों में क्या करने वाली। लेकिन आपके सवालों की शुरुआत भी वहीं से हुई। आप सूचना प्रसारण मंत्री हैं, मीडिया को कम से कम दोष देने से पहले शायद खुद की पार्टी में देख लेना चाहिए, खुद की पार्टी में देख लेना चाहिए कि किसने कहा था ये चुनाव है 80 बनाम 20, ये चुनाव है जिसमें गर्मी निकाल दी जाएगी, शिमला बना दिया जाएगा, ये चुनाव वो है जिसमें सुनो केजरीवाल तरीके से एक ट्वीट किया जाता है मुख्यमंत्री के सवाल। आप हमें जितना मर्जी दोष दे लें, लेकिन एक संयम होता है जो बातचीत में होना चाहिए, और खास करके उन लोगों का जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर हैं। मैं पूछना चाहती हूं, आप कह रहे हैं पलायन करा देंगे उनका जिन्होंने गुंडा कर दी, पलायन करा के कहां भेज देंगे? रहेंगे तो भारत में ही ना। आप केंद्र मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री होने के नाते अगर उत्तर प्रदेश से निकाल भी दिया तो प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व हो गई भारत की, क्योंकि आप भारत के केंद्रीय मंत्री जेल में है नाविका जी, सारे जेल में हैं। ये पहली बार हुआ है कि अतीक अहमद के परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है जी। ये पहली बार है इन गुंडों को टिकट नहीं मिल रही किसी पार्टी से।
ये क्यों हुआ? उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि योगी जी ने जो शासन दिया है, गुंडाराज माफिया से मुक्ति कराई है, 43,000 से ज्यादा अपराधियों की गिरफ्तारी की है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अपराध की घटनाएं कम हुई हैं और ये 5 वर्षों में सब समाप्त नहीं हो सकता, निरंतरता चाहिए। 43 लाख लोगों को पक्के मकान बने, तो जो बाकी हैं उनको पक्का मकान बना के शोषित, वंचित, पीड़ित, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, अन्य गरीब जो भी हैं उनको पक्का मकान मिलेगा। ये हमारा वायदा है उनसे। नेशनल क्राइम ब्यूरो के स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 31,000 क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन आए उनके पास, जिसमें आधा से ज्यादा उत्तर प्रदेश से आते हैं। मैं पूछना चाहती हूं, कम कहां हुआ क्राइम? मैं आपको यही कहना चाहता हूं, पहले अपराध होते थे, कार्रवाई नहीं होती थी, अपराध की घटनाएं कम हुई। आप खाता उठाकर देखिए, मायावती जी के समय का, अखिलेश जी के समय का, सपा बसपा काल में जो अपराध की घटनाएं होती थी उनमें कम से कम 58% की कमी वहां पे अलग अलग क्षेत्रों में आई है। ये किसने किया? ये सुशासन देने का काम किया। अखिलेश जी की सरकार के समय किसी की बेटी को अगवा करके लेके जाते थे, पुलिस कार्रवाई नहीं करती थी, लेकिन आजम खान की भैंस चली जाती थी तो उसको ढूंढने पुलिस फोर्स लग जाती थी। ये अंतर है। आज आपने एक वीडियो भी ट्वीट किया है और वीडियो सीधे सीधे इल्जाम लगाता है लाल टोपी वालों पर, यानी कि समाजवादी पार्टी पर। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये वीडियो आपने किस ऑब्जेक्टिव से ट्वीट किया? आप सिर्फ समाजवादी पार्टी पर एक उंगली उठाना चाहते हैं, या कार्रवाई करानी हो तो आप केंद्रीय मंत्री हैं, आपकी पार्टी वहां पावर में है, आप एक्शन ले सकते थे उन लोगों के खिलाफ जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, या फिर वो वीडियो आप दिखाना चाहते हैं कि जो आजकल हिजाब की बात कर रहे हैं वो हिजाब वालों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं? लाल टोपी लूट लिया यूपी, ये जन जन वहां पर कहता है जी। लेकिन आजकल जो वीडियो बाहर आ रहे हैं, सपा के उम्मीदवार कहते हैं जातियों के नाम लेकर कि इनको तो भगा भगा कर मारेंगे। एक के बाद दूसरा वीडियो आता है जहां पर धमकियां दी जाती सपा के बसपा के लोगों के द्वारा। क्या हम वापस एक बार वैसा भय का वातावरण उत्तर प्रदेश में देखना चाहेंगे? नहीं देखना चाहेंगे। राह चलती महिलाओं के साथ अपराध होता देखना चाहेंगे? नहीं देखना चाहेंगे। हमने अपने इस लोक कल्याण संकल्प पत्र में कहा है कि हमने 3 पुलिस महिला बटालियन बनाई, अब 3 और बनाएंगे। हमने 1,000 करोड़ रुपए की लागत से पिंक टॉयलेट बनाने का काम करेंगे बाजारों में, ताकि महिला जाए तो उसको शौचालय की सुविधा मिल पाए। हर पुलिस थाने में ऐसे 3,000 पुलिस थाने, पिंक पुलिस थाने बनाएंगे जहां पर महिला पुलिसकर्मी हो। हम हर महिला को जो गरीब है उसके लिए क्या करने जा रहे हैं? 2 मुफ्त गैस के सिलेंडर होली और दिवाली को देने जा रहे हैं। 60 साल से ज्यादा की उम्र की महिलाओं को हम लोग मुफ्त बस सेवा देने जा रहे हैं। मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने जा रहे हैं। ईद पर और क्रिसमस पर भी दे देते, होली दिवाली सिर्फ क्यों? देखिए, त्योहार का गिफ्ट है, जहां 1 नहीं 2 देने जा रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए। देखिए, जो पुराने वाले लोग हैं वो तो धुआं देते थे जी, इनको लकड़ी इकट्ठी करने के लिए मजबूर करते थे। हमने धुएं से मुक्ति भी दिलाई है। अब 2 पर अगर सबका साथ है और सबका विकास है तो ईद पर और क्रिसमस पर भी दे सकते हैं। बिल्कुल देने चाहिए। देंगे, हम तो दे रहे हैं होली दिवाली को। नहीं, पर क्रिसमस और ईद पर? होली दिवाली को दे रहे हैं जी, क्रिसमस ईद जरूरी नहीं है। मैं कह रहा हूं होली और दिवाली पे हम 2 सिलेंडर देने जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि हम मुफ्त गैस के सिलेंडर 2 एक साल में देने जा रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए की लागत से, ताकि गरीब को, जो मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से रसोई गैस का सिलेंडर दिया है, चूल्हे का काम दिया है, अब उसमें योगी जी की सरकार 2 रसोई गैस के सिलेंडर मुफ्त में देने वाले हैं। मैं आपको पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप ईद पर देना नहीं चाहते तो पूछना चाहती हूँ। और नहीं, आपने हिजाब की बात भी कही, मैं हिजाब की वहां से नहीं करा। ये जो वीडियो मैंने ट्वीट किया इसीलिए किया कि सपा का कार्यकर्ता हिजाब पहनी एक बहन को किस तरह से राह चलते हाथ लगाता है, स्टिकर चिपकाता है। अगर आज ये हालत है तो धमकियां देने वाले और जिनके समय महिलाओं के साथ अत्याचार होता था, वो उत्तर प्रदेश की मेरी मातृशक्ति समझ सकती है कि इनके समय क्या हो सकता है।
जिनके राज में ना बहू सुरक्षित थी ना बेटी, ये बहु बेटियों को सुरक्षा भी भाजपा की सरकार के समय ही देखने को मिलती है। अनुराग ठाकुर जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक गाना भी है, तो आप सूचना प्रसारण मंत्री हैं, तो गाने से रेफरेंस लेती हूँ और बात करती हूँ। आज जो बवाल मचा हुआ है, वो कहा जाता था ना गाने में, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो आज कर्नाटक पर हिजाब को लेकर जो इतना बवाल मचा हुआ है, लोगों का आप पर आरोप है, आपकी पार्टी पर आरोप है कि ये इसलिए बवाल मचाया जा रहा है क्योंकि बवाल कर्नाटका का है, लेकिन इसका फायदा आपको उत्तर प्रदेश में होगा, और ये आपका ध्रुवीकरण का फॉर्मूला है। देखिए, जहां तक यूनिफॉर्म की बात है, किसी राज्य की सरकार ने तय किया है, निर्णय उनके हैं। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं, मामला कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट का निर्णय आने दीजिए। ना स्टूडियो में मैं तय कर सकता हूं, ना आप तय कर सकते हैं, आखिरकार कोर्ट में मामला है, वो तय करेंगे। लेकिन कोर्ट ने स्टे भी नहीं किया जो सरकार का वहां ऑर्डर था। लोग चाह रहे थे, पेटिशनर्स चाह रहे थे कि इंटरिम ऑर्डर में उनको हिजाब पहनकर स्कूल जाने दिया जाए या कॉलेज जाने दिया जाए। इंटरिम ऑर्डर नहीं मिला है, यानी कि सरकारी ऑर्डर अभी प्रचलित है। तो आप क्या कहेंगे, सही ऑर्डर है? जो कोर्ट का निर्णय है उसका तो हम सब स्वागत करते हैं, मैं भी स्वागत करता हूं। आप कोर्ट के निर्णय का विरोध कैसे करते हैं? लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये हिजाब का जो मुद्दा बिल्कुल सडनली कहीं से आया और उसके बाद इतना बड़ा मुद्दा बन गया है, ऑलमोस्ट नेशनल मुद्दा बन चुका है, लोकसभा में इसकी चर्चा चल रही है? मुझे लगता है इसको उस तरह से मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। आखिरकार यूनिफॉर्म की बात है, कोई इंस्टीट्यूट तय करते हैं, सरकारें तय करती हैं, तो इस देश में संविधान भी तो है। तो संविधान में वो कहते हैं, और प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने आज कहा है कि अगर लड़की बिकिनी पहनना चाहे या जीन्स पहनना चाहे या हिजाब पहनना चाहे, ये उसकी चॉइस का मामला है। इस पे सरकार को कोई ऐसा जाने प्रियंका जी कौन सी दुनिया में रहती, कौन बिकनी पहन के कॉलेज स्कूल जाता है जी। यहां पर किसी के कपड़े पहनने पर, आपने साड़ी पहनी, किसी ने सूट पहना, किसी ने जीन्स पहनी, उनकी इच्छा है, लोकतंत्र है, जिसको जो पहनना पहने। लेकिन कभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की यूनिफॉर्म्स होती कि नहीं होती हैं जी? कि हम स्कूलों में तय कर दें कि आपको यूनिफॉर्म नहीं पहननी, कुछ भी पहन के आइए? क्या प्रियंका जी चाहती हैं कि आज स्कूलों में यूनिफॉर्म बंद हो जाए, जिसको जो पहनना वो पहने? प्रियंका जी ये कहना चाहती हैं? क्या कहना चाहती हैं वो? तो ये ट्वीट ही अपने आप में कई प्रश्न खड़ा करता है कि सोच क्या कांग्रेस पार्टी की। आपको किस, जिनकी अपनी पार्टी के जो चेहरे थे, जो कहते थे लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बेचारी वो पोस्टर गर्ल ही छोड़ के चलेंगी। प्रियंका ही पार्टी छोड़ के चलेगी कांग्रेस पार्टी को। और एक और भी आज चली गई हैं आपकी पार्टी, एक और आ गए हैं, 3 बची हैं पोस्टर पर। तो आपको जब वो कांग्रेस में रहे तब आपत्ति रहती है, लेकिन बीजेपी ज्वाइन कर लें तो कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस में टिकटें बेची जा रही हैं, महिलाओं की सुनवाई नहीं हो रही है, कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं जा रहा। जो उन्होंने आरोप लगाए, कांग्रेस से आई हुई इन बहनों ने लगाया है, हमने नहीं लगाए। ये कांग्रेस के ही हिस्सा थी जिन्होंने आरोप लगाए कि टिकटें बेचने का काम कांग्रेस में हो रहा है। अनुराग जी, मैं पूछना चाहती हूं कि क्या ये जो हिजाब का जो पूरा बवाल मचा है, क्या ये संयोग है या प्रयोग है? क्या ये शाहीन बाग जैसा लग रहा है, क्योंकि अब किसान आंदोलन फेल हो गया है, शाहीन बाग किया था वो फेल हो गया है, तो अब कोई एक नए मुद्दे पर कहीं ना कहीं इस तरह के प्रोटेस्ट हों, इसकी कोशिश हो रही? 2014 से जब से देश की जनता ने मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार दी, आप तब से लेकर 2022 तक का समय निकालिए, कोई ना कोई बात बिना किसी सत्य के उसको घुमा फिरा कर तूल देने का काम विपक्षी दलों ने किया है। 370 35 है हो, बाकी हो, इन सब पे यही करते रहे जी। और जैसे चुनाव खत्म होते हैं, मुद्दे खत्म हो जाते हैं। राफेल की बात करते हैं, कोर्ट गए तो कोर्ट से क्या हुआ? 370 35 पे कोर्ट गए, क्या हुआ? अभी कांग्रेस को और विपक्ष को हर बार मुंह की खानी पड़ी।
ये केवल चुनाव से पहले ऐसे विषयों को खड़ा करते हैं। ये लोग बांटो और राज करो की राजनीति में विश्वास करते हैं। इन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति करके जनता से केवल वोट बटोरा है। बाद में न उनकी जाति, न उनके धर्म, न उनके लिए कुछ काम किया, केवल अपने परिवारों तक सीमित रहने का इनका काम किया है। सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों ने आज तक यही करने का काम किया है। ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि जो कर्नाटका सरकार कर रही है बीजेपी की, वो कहीं ना कहीं लड़कियों को स्कूलों से बाहर निकालने की, उनके एजुकेशन पर रोक लगाने का काम कर रही है। मलाला यूसुफजई ने भी ट्वीट किया है, उसके बाद पाकिस्तान के मंत्रियों ने भी ट्वीट किया है। मैं पूछना चाहती हूँ, ये मुद्दा इतना तूल जो पकड़ रहा है, ये सिर्फ एक तरफ की बवाल से तो नहीं उतरा, दूसरी तरफ से भी है। कोई पहनकर अगर आ जाता है आप ये जो सैफरन शॉल्स स्कूल में, तो ये भी तो अलाउड नहीं है। ये इस तरह का बवाल दोनों तरफ की प्रोटेस्टिंग कम्युनिटी को जिंदा रखने के लिए किया जा रहा है। तो एक तरफ से तो ताली नहीं बज रही, हाथ तो दोनों लगे हुए। मैं एक बात को बड़ा स्पष्ट कर दूं, मोदी जी ने जब से केंद्र में सरकार बनाई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के साथ केंद्र में और प्रदेशों में हमारी सरकार चलती है। नाविका जी, मैं आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, बड़ी स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, अगर हमने 80 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में मुफ्त में अनाज दिया तो हमने ये नहीं पूछा हिंदू हो कि मुस्लिम हो। गैस सिलेंडर 9 करोड़ से ज्यादा के लिए किसी को नहीं पूछा कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम किसने शुरू किया? नरेंद्र मोदी जी ने। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से करोड़ों बच्चों को प्रशिक्षण देने का काम किसने किया? मोदी जी ने। हमने कहीं नहीं पूछा जी आप किस जाति धर्म से आते हो। खेलों को आगे बढ़ाने का काम किया, टॉप जैसी स्कीम को लेकर आए, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। यही नहीं पूछा एलीट खिलाड़ी किस जाति धर्म से आता है। ये तो वो लोग करते हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। हमने तो दिल खोल के जो जिसका अधिकार रखता था हमने उसके लिए करने का काम किया है। ठाकुर साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 2018 में फातिमा तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस हुआ था और इसमें उन्होंने हेड स्कार्फ पहनने की इजाजत मांगी थी केरला के कोर्ट से, और केरला के हाई कोर्ट ने सीधा कह दिया था कि कलेक्टिव राइट्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन हैव प्राइमेसी ओवर इंडिविजुअल राइट्स ऑफ द पिटिशनर। तो इस पर लॉ काफी क्लियर है। पहले के केसेस हैं, 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है प्री मेडिकल टेस्ट के, केरला हाई कोर्ट का केस है। बावजूद इसके इस मामले को तूल दे कौन रहा है? ये मैं दोबारा पूछूंगी आपसे, संयोग है या प्रयोग है? और अगर प्रयोग है, क्योंकि कर्नाटका की सरकार ने ये कहा है कि कुछ ऐसे तत्व हैं और कांग्रेस इसके पीछे है, तो ये उनकी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की राजनीति है कर्नाटका के चुनाव के लिए जो अगले साल है, या इस वक्त ये डिवाइड क्रिएट किया जा रहा है बाय सम फोर्सेस ताकि उत्तर प्रदेश में फायदा? अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस कहीं भी गिर सकती है, हमने पहले भी देखा है। और अगर प्रयोग किसी ने किया है तो आप मेरे से ज्यादा अच्छी तरह जानती हैं, लेकिन जनता बहुत समझदार है। जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली। आप उस गरीब के बारे में सोचिए जिसको पक्का मकान हमने बना कर दिया है। पक्का मकान मोदी जी योगी जी ने दिया, बिजली का कनेक्शन मोदी जी योगी जी ने दिया, नल के कनेक्शन मोदी जी योगी जी ने दिया, 5 लाख का मुफ्त में इलाज आयुष्मान भारत से मोदी जी योगी जी ने दिया है। 15 करोड़ ऐसे भाई और बहनों को 2 बार राशन भी मुफ्त में मोदी जी योगी जी ने दिया। उनको इससे क्या लेना जी? उस गरीब को तो अपने पक्के मकान, बिजली, पानी, इस सब से जरूरत है। और अगर ये लोग ऐसे प्रयोग कर रहे हैं तो ये प्रयोग इनके किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो एक नई शुरुआत हुई है, उत्तर प्रदेश को समृद्ध और संपन्न बनाने को, महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये निरंतर जारी रहेगी। और निरंतरता तब आती है जब सरकार एक के बाद दूसरी बार फिर आती है, और योगी जी की सरकार एक बार फिर आएगी, भाजपा फिर कमल खिलाएगी। लोग कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां चुनाव है, कल ही चुनाव है, पहला फेज चुनाव का है, और यहाँ पर ये वही एरिया है जहां पर
जाट आपसे नाराज थे, किसान आपसे नाराज थे और ये कहा जाता है मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया भी है। 58 सीटों पर कल चुनाव है और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इन चुनावों में कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी बैकफुट पर है, इसलिए क्योंकि किसान नाराज है, जाट नाराज हैं, इसीलिए आपने एक कोशिश भी की थी कि जयंत चौधरी और वो दो लड़के जो इस बार इकट्ठे हैं, अखिलेश भैया और जयंत चौधरी, इनको आपने बीच में दरार डालने की कोशिश की। हम कहीं दरार नहीं डालते जी। हमारे नेता, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, सब लोग घर घर प्रचार करने गए, लोगों का प्यार मिला। ये लोग घर घर प्रचार करने नहीं जा पाए क्योंकि मुजफ्फरनगर के दंगे और उत्तर प्रदेश में हर चौथे दिन होने वाला दंगा अखिलेश जी के ऊपर चिपकता है, समाजवादी पार्टी के ऊपर चिपकता है। और छोटे चौधरी साहब अगर जिंदा होते तो उनका आज क्या होता, जो उन्होंने आज से कुछ साल पहले भी कहा था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें सबसे बड़ा गुंडा। ये वीडियो दिखाइए जनता को जी। और मुजफ्फरनगर के दंगों पे छोटे चौधरी साहब क्या कहते थे, जहां पे हमारे इस क्षेत्र के हिंदुओं के, जाटों की बहनों के साथ, माताओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जो समुदाय के लोगों को अपने परिवार छोड़ के जाना पड़ा, खेतों में छिपना पड़ा, कई महीनों तक बाहर रहना पड़ा, मुकदमे आज तक झेलते रहे वो। हमारी सरकार ने आने के बाद मुकदमे भी वापस लिए, सुरक्षा भी दी, समृद्ध और संपन्न बनाने का काम भी किया है। ऐसे उत्तर प्रदेश को लगातार आगे बढ़ाने का काम पूरा उत्तर प्रदेश करेगा, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश भी है। और जहां तक किसान भाइयों की बात मैं कह दूं, 1.5 गुना ज्यादा लागत भी हमने दी, दुगनी खरीद भी हमने एमएसपी की करी। किसान के साथ सदा भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और किसान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, क्योंकि 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ के कर्जे हमने माफ किए, बिजली के बिल आधे माफ किए, अब पूरी बिजली माफ करेंगे जो सिंचाई के लिए होती है। हमने सब किया है। आपको लगता है कि 5 साल पहले के मुजफ्फरनगर के जो रायट्स थे उनके जख्म अभी भी ताज़ा हैं कि उस पर राजनीति हो सकेगी, वोट बन सकेंगे? राजनीति करने की बात नहीं है नाविका जी। आज आपको आपके घर दिल्ली में से कोई मजबूर कर दे दंगा करके, पलायन करके, छेड़छाड़ करके वहां से करने के लिए, क्या आप 5 साल बाद उन बातों को भूल जाओगे अपने घर को छोड़ के जाने की? या आपको कभी याद आएगा कि आपको वापस सुरक्षा दी और आपको जो पलायन करने पर मजबूर होते, सुरक्षा देने के बाद आप अपने घर वापस आए तो कैसा लगेगा आपको? हमने कैराना में रहने वाले उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ऐसे लोग जिनको पलायन के लिए मजबूर किया जाता था, डराया धमकाया जाता था, उनकी जमीनें छीन ली जाती थी, बहू बेटियों के साथ अत्याचार किया जाता था, उनको भय से मुक्त कराने का काम किया है और उत्तर प्रदेश में नया वातावरण, समृद्धि, संपन्नता, सुरक्षा का वहां पर आकर खड़ा किया है। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि पिछले चुनाव में इन्हीं 58 सीटों में से 52 सीटें आपको मिली थी, 2 मिली थी बसपा को और 2 समाजवादी पार्टी को, 1 राष्ट्रीय लोकदल को। इस बार क्या रहेगा? इस बार पहले से बेहतर रहेगा और उत्तर प्रदेश की जनता 10 फरवरी को पहला जब मतदान होगा तब भी कमल का बटन दबाएगी और 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो अखिलेश जी एक ही बात कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जनता को बता दूं? बता दीजिए। वही हवा है, वही सपा है, जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना बिन को दफा है। 10 मार्च को अखिलेश जी कहेंगे ईवीएम बेवफा है, ईवीएम बेवफा है।